तो ये अभी हमारा जो टॉपिक है वो कंजक्शन है। और कंजक्शन में क्या करना है, हमें हमें ये समझना होगा कि कंजक्शन आफ्टर ऑल होते क्या हैं। तो जैसे ये कंजक्शन ही लिखा हुआ है, तो अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कनेक्टर्स। कंजक्शन को हम कनेक्टर भी तो कहते हैं। तो नाइदर नॉर, आइदर और, ये सभी कंजक्शन का काम करते हैं। एज सून एज है, बट है, यट है, देयर फोर है, इफ़ है, ये सभी कंजक्शन का काम करते हैं। तो क्या होता है, ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक बनाया जाता है, इसे और जोड़ने वाले वर्ड कंजक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम जान लेते हैं क्या क्या कहना चाहता है। आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या है ये। जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंजक्शन इज ए वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स और फ्रेज और क्लोज और सेंटेंस। यानी कंजक्शन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेज को या क्लोज को या सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ तक ये, तो यही डेफिनेशन होती है इसकी। तो आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राम एंड श्याम, यहाँ लिखा हुआ है राम एंड श्याम, राम और श्याम विल कम, तो यानी राम और श्याम आ गए। तो राम, दो नाउन हो गए ये, एक ये नाउन हो गया राम एंड एक श्याम हो गया, तो ये दोनों हो गए। तो दो नाउन को भी जोड़कर बनाया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता है, पीपल्स इग्नोरेंस, लोगों की जो अज्ञानता है, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट, लोगों की अज्ञानता और जनसंख्या विस्फोट, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एंड से दोनों को, इन दोनों पोर्शन को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, सी सेड दैट सी वुड कम, उसने कहा कि वह आएगी। तो ये पास्ट है और इसीलिए विल का वुड कर दिया गया है यहाँ पर सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर दैट से ऐड किया गया है दो सेंटेंस को। नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या किया है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम जो कंजक्शन यूज़ होते हैं हमारे, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी उनको नोट डाउन कर दिया है। आपको बस क्या करना है, इनको याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ दे रखा है सम कॉमन्स कंजक्शन आर, तो ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये अक्सर यूज होते हैं। तो जैसे ऐड, जैसे एंड है, एज वेल एज है, अदरवाइज है, एल्स है, सो है, हैंस, देयर फोर, आइदर और, कंसिक्वेंटली है, बोथ के बाद एंड आता है, टू, टी डबल ओ के बाद टी ओ आता है, तो ये दोनों एक साथ आते हैं। और टू कभी कभी अलग भी आता है, अकेला भी आता है अलग सेंटेंस में। हमें बस यही करना है कि इनको इस्तेमाल करना है, सही से सीखना है, ठीक है ना। एंड देन सो दैट, अब इसके बाद है सो दैट का भी यूज होता है। तो सो दैट में जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सो दैट, ये एक साथ वाला है, इसके बाद हमेशा मे या माइट आएगा, मे या माइट आएगा। और सो और दैट के बीच में जब कुछ भी ना हो, यानी कि कुछ अलग से कोई डैश दिया जाए, यानी कि अलग से सेंटेंस जुड़ा हुआ, तब कैन या कुड आता है, तब कैन या कुड आता है। बस हमें क्या करना है, सो दैट को ये पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों ही हमें तैयार होने चाहिए। इसके बाद है सो दैट के बाद सो एज, ये जब आप डिग्री पढ़ते हो, कंजक्शन डिग्री जब पढ़ते हैं, सो एज, नॉट सो एज, उसमें इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब की तरह। और वाइल, जब दो या दो से अधिक काम एक साथ हो रहे हैं पूरे, तो उनको वाइल से जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो वाइल आई वाज, वाइल आई वाज वॉकिंग, वॉकिंग बिसाइड द रोड, रोड के किनारे जब मैं टहल रहा था, आई सो एन एक्सीडेंट, तो इन्होंने क्या देखा कि एक एक्सीडेंट देखा। तो ये कब की बात थी, जब उसने रोड के किनारे टहल रहा था, यानी टाइमिंग मान लीजिए अगर 5 o'clock अगर वो टहल रहा था,
तो उसी टाइम ये एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। इसके बाद है बिकॉज, रीज़न के लिए आता है रीज़न, रीज़न के लिए आता है वाई इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई, दिस इज़ वाई, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो आगे है एज, एज जब के लिए इस्तेमाल हो जाता है और क्योंकि के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। वो सेंटेंस में जब आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब दे रखा है लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है ऑलवेज। और इसमें क्या होता है, लेस्ट के साथ शुड, इसका मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है ये। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका फुल मीनिंग होता है और इसके बाद हमेशा शुड आना चाहिए। कोई और वर्ड दिया जाएगा तो वो मिस्टेक होगी, वो एरर होगी, वो मिस्टेक गलत होगा। सच दैट, सच के साथ दैट आएगा। इफ़ या प्रोवाइडेड, इफ़ हो या प्रोवाइडेड हो, सपोजिंग हो, ये सभी यदि का अर्थ देते हैं, यदि। तो एक ही लिखा जा सकता है, अगेन अगेन दूसरा वर्ड नहीं आएगा। अब है एज इफ़, एज इफ़ का मतलब होता है मानो कि, मानो कि। तो जैसे ही टॉक्स, ही टॉक्स एज इफ, ही टॉक्स एज इफ ही वर ए किंग। क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, वह ऐसे बातें करता है जैसे कि वह एक राजा हो। तो एज इफ का मतलब होता है मानो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, मानो कि। इसके बाद, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज इफ। नेक्स्ट है एज इफ हो गया, दो और आल दो, दो आल दो दोनों का मतलब ही यद्यपि होता है, दोनों का मतलब ही यद्यपि होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं इनसे। तो दो और आल दो, इनके बाद आता है तो यट आता है, यट। जैसे दो, दो ही इज ऑनेस्ट, या फिर हम कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर, ही इज पुअर कर लेते हैं। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख रखा है हमने कि यद्यपि वह, यद्यपि वह कैसा है, अगर वो, यद्यपि वह पुअर है, गरीब है, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर कॉमा की जगह पर हम यट लगा सकते हैं। तो इस तरह से यट इसके साथ चल जाएगा, यट इसके साथ चल जाएगा। आगे ये हो गया वेयर एज, माने जहाँ कहीं की बात आती है। तो वेयर एज जहाँ कहीं के लिए आता है, ये वेयर एज जहाँ कहीं के लिए आता है। तो इसके बाद आ गया वो नेवरदलेस, फिर भी के लिए इस्तेमाल होता है ये। एज़ फॉर एज जहाँ तक, एज दो, एज़ फॉर एज जहाँ तक, यानी कि एज़ फॉर एज आई रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हो जाता है। ऐसे ही वेदर के साथ और आता है, जैसे टिक, अक्सर हमने ये देखते हैं टिक करेक्ट और इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट, तो ऐसे आता है ये। तो वेदर के साथ आता, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये अक्सर हम लोगों ने एकेडमिक क्लास में जब एक्सरसाइज दी जाती हैं तो टिक मार के लिए आता है, तो उसमें वेदर और देखने को मिलता है। इसके बाद है बट, लेकिन, यह अपोजिशन शो करने के लिए होता है। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ऐसे, तो अपोजिशन शो करने के लिए आता है। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, और नो सूनर के साथ भी ज्यों ही, दोनों का मतलब ज्यों ही भी कह सकते हैं, और फिर जैसे ही भी कह सकते हैं।
दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बट दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे नो सूनर वाले केस में ये आता है आपका, नो सूनर के साथ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में देन आता है। दूसरा ये आता है नो सूनर, नो सूनर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और फिर डैश, फिर देन आता है। तो ये दोनों किसी भी तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नो सूनर है डिड भी दिया जा सकता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है और हेड के साथ प्लस के थर्ड फॉर्म आती है। हमें क्या करना होगा, दोनों पर ही ध्यान देना होगा। दोनों ही केसेस इस्तेमाल होते हैं, मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग सेम रहता है, कोई भी अलग नहीं होता है। बस ये है कि इनका जो यूज होता है वो बस अलग होता है, डिफरेंट। इसके बाद है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। तो इनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये पहले से ही नेगेटिव होते हैं। तो स्कार्सली और हार्डली के बाद स्कार्सली, स्कार्सली और या हार्डली के बाद हमेशा, स्कार्सली और हार्डली के बाद हमेशा व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ कभी नोट नहीं आ सकती। नोट क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो इसीलिए हमें याद रखना होगा कि इनके साथ नोट कभी नहीं आती है। स्कार्सली, हार्डली इनके बाद व्हेन या बिफोर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जैसे अगर हम ये लिखते हैं ही इज नॉट ओनली ए गुड बॉय but also a player of फुटबॉल। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ही इज़ नॉट ए गुड, ही इज़ नॉट ओनली, ओनली यहाँ लिखना पड़ेगा, ही इज़ नॉट ओनली ए गुड बॉय बट आल्सो ए फुटबॉल प्लेयर या ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ही नॉट ओनली बट आल्सो के, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो इस्तेमाल होता है। हमें ये केस ऐसे ही याद करना होगा। वेयर हम जानते हैं, वेयर एवर जहाँ कहीं की बात होती है, वेन मन जब होता है, वेन एवर जब कभी होता है, अनलेस और अनटिल, अनटिल टाइम के लिए आता है। जैसे डोंट मूव, डोंट मूव अनटिल आई रिटर्न, अनटिल आई रिटर्न, डोंट मूव अनटिल आई रिटर्न, ऐसा लिखा जा सकता है। या ये तो अनटिल के लिए हो गया। दूसरा है अनलेस, अनलेस, अनलेस कंडीशन में आता है। तो जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू विल नॉट, यू विल नॉट पास, मतलब जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते, पास नहीं होगे। तो इस वाले पोर्शन में इस तरह से यूज होता है। तो ये मोस्ट ऑफ कंजक्शन थे जो ज़्यादातर यूज होते हैं और कॉमन ही है, एक तरीक़े से कॉमन है यूज होने में। अक्सर कहीं ना कहीं इनका यूज हम देखते ही हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि इनको समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में कैसे मिस्टेक आती है उसको फाइंड करेंगे। करेक्ट, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या कैसे मिस्टेक आती है उसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न व्हाई वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो सेंटेंस है उसमें ये कहता है यू आर क्वाइट सिनिकल, तुम बिल्कुल सनकी हो कि व्हेन यू से दैट, जब तुम ये कहते हो कि द रीज़न वाई, देखिए रीज़न भी लिख रहा है, वाई भी लिख रहा है, वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज,
यानी कि वाई के साथ कभी बिकॉज साथ में नहीं आ सकता, ये मिस्टेक हो गई, बिकॉज नहीं आना चाहिए। तो इसका ये मतलब हो जाता है, अगर बिकॉज नहीं आना चाहिए तो बिकॉज वाले पोर्शन में मिस्टेक है, तो यानी कि ये देखिए सी पोर्शन में मिस्टेक है, बिकॉज नहीं आना चाहिए था, जब वाई दे ही दिया फिर क्या, तो यानी सी पोर्शन में मिस्टेक है, तो सी पोर्शन में एरर है, और इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। अब देखिए दैट स्टोर, वह स्टोर, हैड नॉट नहीं रखता, हार्डली मुश्किल से ही, एनी ऑफ दोज गुड्स, उस सामान में से कुछ ही उसके पास मुश्किल से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट whenever hardly or scarcely is used there should be no, not is used there, वहाँ पर not का यूज नहीं होता because it is already negative words. So the mistake or the error is in the B part of this sentence, B part of this sentence. And the third, I needed that money so desperately, I needed the money so desperately, it was like manna from heaven when it arrived, when it arrived। तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रखा है कि सो, अब यहाँ पर दे रखा है आई नीड द मनी सो डेस्परेटली, मुझे वो धन इतने ज़्यादा ज़रूरत है उस धन की, दैट की, इट वाज लाइक मन्ना, तो लाइक मन्ना, तो यहाँ पर दैट का यूज होना चाहिए था, सो दैट आना चाहिए था, बट यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं किया है, तो ये दैट नहीं आएगा, मतलब आना चाहिए लेकिन बी पार्ट में एरर है, तो तीसरे के बी पार्ट में एरर है, आराम से हम देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम क्या बात करते हैं, द पीरियड बिटवीन 1980 और 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, नो एरर। हमेशा याद रखना, रिमेंबर फॉर एवर, आफ्टर बिटवीन, बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद ऑलवेज एंड आता है, एंड बाद, जैसे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसे आता है। लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, बिटवीन के बाद उसने टू का इस्तेमाल किया है, बिटवीन के बाद इसने टू का इस्तेमाल किया है, तो वाज वेरी सिग्निफिकेंट, तो ये टू नहीं आना चाहिए, तो मिस्टेक है, ये बी पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे बी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। देखिए हैड इस्तेमाल किया गया है और थर्ड फॉर्म है, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन, जरा ध्यान देना, तो जब नो सूनर वाला केस होता है, हम लोग ने पहले ही बात कर ली थी कि नो सूनर वाले में देन आता है, THAN, पहले भी हमने लिखा था कि नो सूनर, नो सूनर हैड प्लस के थर्ड फॉर्म अगर आती है तो उसके बाद देन आता है, और देन आएगा वो भी THAN, और कोई सा THEN नहीं आ सकता। तो बट यहाँ पर तो उसने वैन इस्तेमाल किया है जो कि भी गलत है, मिस्टेक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो बी पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर वैन नहीं देन होना चाहिए था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। देखिए अगर कोई अपोजिट बात होती तो हम लिखते बट का इस्तेमाल करते, यहाँ पर तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, ये दोनों तो पॉजिटिव वाली क्वालिटी हैं, तो इनमें तो बट की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें ये होना चाहिए था, एंड से जुड़ना चाहिए था ये तो एक तरीक़ा से। तो यहाँ पर जो दे रखा है बट की जगह पर एंड होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। बट तो अपोजिशन शो करने के लिए आता है, बट ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 7th की बात करेंगे, योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। देखिए यहाँ पर नॉट ओनली दे रखा है,
हमें पता है कंजक्शन का हम यूज पढ़ रहे हैं, कंजक्शन का हम यूज पढ़ रहे हैं, तो नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का यूज़ होता है, बट आल्सो का यूज़ होता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का यूज़ होता है। बट इसने बट तो दे दिया, बट आल्सो गायब है, यानी कि इसी पार्ट में, सी पार्ट में एरर हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसे सी पार्ट देना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन सी आस्क टू लीव अगेन। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन लिखा है, लेकिन देन की स्पेलिंग में एरर है, क्योंकि यहाँ पर THAN आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, THAN इस्तेमाल कर लिया। तो दैट कैन बी यूज्ड हियर, सो द वर्ड इज यूज्ड हियर THAN, so B part has the mistake error. So next question number 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आई हैवेंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहा था, बिफोर इससे पहले, एंड नाइदर माई सिस्टर, तो नाइदर माई सिस्टर, तो देखिए ना तो मैं कभी न्यूयॉर्क में रहा और ना इससे पहले, और ना ही माई सिस्टर रही। तो इसका मतलब है कि लास्ट में हमें वर्ब देनी चाहिए थी, इन्होंने नाइदर तो लगा दिया, ये करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं यूज़ की, जैसे यहाँ पर है। तो माई सिस्टर तो एक सिंगुलर है, तो उसके लिए हैज़ बीन आना चाहिए था, तो माई सिस्टर हैज़ बीन होना चाहिए था यहाँ पर, तो माई सिस्टर हैज़ बीन, इस तरह से ये हो जाएगा, माई सिस्टर हैज़ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखिए स्कार्सली हार्डली के बाद देन का हैड का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट बात ये है कि स्कार्सली, चाहे स्कार्सली हो या फिर हार्डली हो, हार्डली हो, इनके बाद वैन या बिफोर का यूज़ होता है, वैन या बिफोर का यूज़ होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देन का इस्तेमाल कर लिया THAN। तो जब देन का इस्तेमाल किया है तो THAN, तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, देन का इस्तेमाल हो गया है, देन नहीं आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्कार्सली हार्डली के बाद वैन या बिफोर आता है, देन नहीं आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द रीज़न वाई ही वाज रिजेक्टेड, रीजन जो कि क्यों वैसे रिजेक्ट किया गया, बाज बिकॉज ही वाज टू यंग। तो देखिए कभी भी वाई या रीजन दिया जाए उनके साथ बिकॉज नहीं दिया जा सकता, एक सुपरफ्लूस हो जाते हैं, भाई भी तो वही मीनिंग देता है, रीज़न भी तो वही बात कहता है जो बिकॉज कहता है, सो इसीलिए कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज यानी सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है हमारे 11th में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द शेप यू विल बी शॉर्ट नो एरर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, अनलेस यू डू नॉट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और बता भी चुका हूँ कि अनटिल हो या फिर अनलेस हो, इनके साथ नॉट कभी नहीं आता, क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अनलेस के साथ डू नॉट यूज़ कर लिया इसने, तो यानी कि पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो गई है, तो एक तरीके से फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, डू नॉट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर चलते हैं, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ध्यान से सुनिए, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिप्लोमेट्स ऐसा नहीं था, वाज एबल जो योग्य हो, आइदर टू कंप्रीहेंड, या तो आइदर टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए, आई टू यहाँ ना इस्तेमाल करके सॉल्व के पास लगाना चाहिए था, आइदर कंप्रीहेंड और सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंप्रीहेंड और सॉल्व दो वर्ब हैं, आइदर मस्ट कम बिफोर द कंप्रीहेंड और बिकॉज और हैज़ बीन यूज बिफोर द सॉल्व,
सो हैंस पुट आइदर आफ्टर टू। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आइदर को टू के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये हम ऐसे बोल सकते हैं, नन ऑफ द डिप्लोमेंट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू कम्प्रीहेंड, टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व। तो टू यहाँ एबल आना चाहिए, एबल के पास, यानी कि एबल टू आइदर कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह से ये होना चाहिए था। तो ये टू जो है एबल के जस्ट आगे आना, मतलब एबल के पीछे आना चाहिए था। उसके बाद आइदर कम्प्रीहेंड और सॉल्व ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसे नहीं दिया, इन्होंने मिस प्लेस कर दिया है। इसीलिए मिस्टेक जो है बी पार्ट में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और कैपेबल। हमें पता होना चाहिए नाइदर के साथ नॉर आता है और नहीं आता है, तो सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और फॉर एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट भी था किस चीज़ के लिए, एज वेल, एज वेल, एज वेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, इसमें क्या मीटिंग को अटेंड करने के लिए कह रहे हैं, बट ध्यान देना हम लोग प्लीज्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे। तो फॉर नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एंड से जुड़ना चाहिए था, प्लीज्ड एंड एक्साइटेड होना चाहिए था इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, जो कि नहीं, मतलब यहाँ पर फॉर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एंड से ऐड होना चाहिए था, तो बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन हर सन गॉट ए जॉब, जब उसके लड़के ने एक जॉब मिली, देन सी वाज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश हो गई। याद रखना, वैन जब कभी भी जब का अर्थ देता है, तो उसके बाद कभी भी देन नहीं आता है, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हेयर देन इज यूज हियर, सो देयर इज द मिस्टेक इन द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट हैज़ एन एरर, देन इज नॉट, देन शुड मस्ट नॉट बी यूज हियर। सो 16 क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 17, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। ब्रेड और बटर, ब्रेड और बटर वो चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं, तो ब्रेड और बटर वो चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं, तो जो कि के लिए ब्रेड एंड बटर, और देखिए यहाँ पर ऑल दे रखा है, हमेशा याद रखना, कभी भी ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, बडी, समबडी, एनीबडी, अगर ये कभी भी दिए जाएं, सच दैट, सेम दैट, तो हमेशा याद रखना उसके बाद दैट का यूज़ होता है, दैट का यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, आल, तो आल के बाद जस्ट दैट आना चाहिए था, तो यानी कि सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, एक मिनट, सी पार्ट में एरर है। तो अभी हमारा यहाँ पोर्शन क्या है, अभी इस समय है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिटिंग वंस। एग्जिटिंग वंस, तो अभी यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10। ध्यान देना, पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जब कभी भी सो और एज दिया जाए, सो और एज, तो इसके आगे नॉट होना चाहिए था, तो नॉट सो हाई एज ऐसे आना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या है कि उसने लाइकली टू बी सो हाई एज 10 तो बोल दिया, बट नॉट मिस कर दिया। तो यहाँ नॉट मिस नहीं होना चाहिए था, तो एक तरीके से यहाँ पर तो एरर आ गई फिर तो, या फिर उसको ऐसे लिखना चाहिए था लाइकली टू बी एज हाई एज 10, तो यहाँ पर एज आना चाहिए, तो यानी सी पार्ट में एरर हो गया। सी पार्ट में एरर हो गया तो ये फिर फास्टर कभी भी नहीं आता है। एज फास्ट एज हो सकता है, नॉट सो फास्ट एज हो सकता है, लेकिन कभी भी एज फास्टर, यानी कि एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री की शो करता है, और जबकि फास्टर कंपैरेटिव डिग्री शो करता है, तो एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो इसी में है, बी पार्ट में है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्या कहता है, सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर, सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। यानी कि उसको बहुत तेज़ी बुखार था, इसीलिए उसकी माँ उसको कर गई। तो